नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेनन सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 15। हनीमैन साहब हमें क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, हर रोज हम एक एक एपोरिज्म के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं, व्याख्यान बढ़ते जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है पूरे का पूरा व्याख्यान देखें और जो पूरा व्याख्यान देखें वो कमेंट जरूर करें, तो हमें पता चले कि हमारी बात कितने लोगों तक पहुंच चुकी है। और अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप अपने संयोजक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर हमें कांटेक्ट करना है तो आप homeopathicgurukul.com के ऊपर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का व्याख्यान। ऑर्गेनन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, स्पेशली अ मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ द लॉजिक। क्या है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। एक शस्त्र है, अस्त्र है, किसका? विचारों का, थॉट का। उस शस्त्र को आप किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? ये शस्त्र ऐसा शस्त्र है जो किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है? सत्य को खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और कि आज हम किस चीज के सत्य को खोजेंगे? तो आज हम खोजेंगे कि जो हमें रोग लक्षण दिखाई देते हैं, साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, और जो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स होता है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है? उस संबंध को जिस चीज से खोजा जा सकता है उस चीज को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनन कहा जाता है। क्लियर? तो एपोरिज्म 15 के अंदर मास्टर हनीमैन क्या कहते हैं? द अफेक्शन ऑफ द मॉर्बिडली डिरेंज्ड स्पिरिट लाइक डायनेमिक, मतलब वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति, that animates our body in the invincible interior and the totality of the outwardly cognizable symptom produced by it in the organism and representing the existing malady constitute a whole. They are one and the same. The organism is indeed the material instrument of the life, but it is not convincible without the animation imparted to it by the instinctively perceiving and regulating vital force, just as the vital force is not convincible without the organism. Consequently, the two together constitute a unity, although in through our mind separate this unity into two distinct conceptions for the sake of facilitating the comprehension of it. क्या कहना चाहते हैं मास्टर हनीमैन? मास्टर हनीमैन हमें इस एपोरिज्म के अंदर समझाते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म के बीच का संबंध क्या है। स्थूल मतलब शरीर और सूक्ष्म मतलब वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति, आत्मा, ब्रह्म, आप जिसको भी नाम, जो भी नाम दें, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। उपनिषदों के अंदर आप समझेंगे कि ब्रह्म और शरीर के बीच का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, तो आपको बहुत चर्चाएं मिलेंगी। और वैसे ही एक चर्चा ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हैं कि श्वेत केतु, तुम 12 साल गुरुकुल में रह के आए हो, अब तुम मुझे बताओ ब्रह्म क्या है। तो इसमें मुंडक उपनिषद में है, शायद पढ़िएगा, ठीक है। और वहां पे शरीर और ब्रह्म की तुलना की गई है। और यहाँ पे हनीमैन हमें क्या समझाते हैं कि although in thought of our mind separate this unity into two distinct conceptions for the sake of facilitating the comprehension of it, हम समझने के लिए इन दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं और अलग अलग विभाजित कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो ये दोनों एक ही हैं। समझ आ रहा है? वाइटल फोर्स और बॉडी, इन दोनों को समझने के लिए हमने वाइटल फोर्स को अलग से समझा और ऑर्गेनिज्म को अलग से समझा, लेकिन ये दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों का अस्तित्व तभी है जब ये दोनों साथ में हों। वाइटल फोर्स के बिना ऑर्गेनिज्म का कोई अस्तित्व है नहीं है, वो डिकेड हो जाएगा, क्यों? और उसको डेड बॉडी कहा जाता है। और डेड मतलब जो बॉडी है उसके बिना वाइटल फोर्स का कोई अस्तित्व है नहीं है, क्योंकि वाइटल फोर्स को अपना काम करने के लिए बॉडी की आवश्यकता है। सो सूक्ष्म के बिना स्थूल का कोई अस्तित्व नहीं है, सूक्ष्म के बिना स्थूल का कोई अस्तित्व नहीं है।
और सूक्ष्म को अपना कार्य करने के लिए स्थूल की आवश्यकता है, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों साथ में मिलके जो कार्य करते हैं उसे जीवन कहा जाता है। तो स्थूल और सूक्ष्म अगर दोनों साथ हैं तो ही जीवन है, दोनों का सेपरेटली कोई अस्तित्व नहीं है। हनीमैन हमें यहाँ पे ये समझा रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि नीम का पेड़, तो उसके अंदर क्या कहा मैंने आपको, उसके नीम के पेड़ की जड़ें तो जमीन के अंदर हैं, वो तो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं नीम का पेड़ बोलूं तो उसमें जड़ों का अस्तित्व आ जाता है ना। दिखती भले ही नहीं है हमें, वो मूल हैं, वो हमें पेड़ के मूल दिखते नहीं है, लेकिन जब हम पेड़ की बात करते हैं तो उस पेड़ के प्रकांड, पर्ण, पुष्प एवं मूल सब की बात करते हैं। उसी तरीके से हनीमैन हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि पेशेंट एज अ होल, पूरे का पूरा व्यक्ति देखो। मैं आपको कह रहा हूं कि व्यक्ति, मनोज, महात्मा गांधी, इसका मतलब वो शरीर, उसके अंदर रह रहा मन, उसके अंदर की बुद्धि, उनकी चेतना और उनका ब्रह्म, प्राण शक्ति, इन सब को कलेक्टिवली उस व्यक्ति कहा जाना चाहिए। समझ आ रहा है? मैं कहूं कि नीम, तो नीम के अंदर नीम का पेड़ भी आएगा, नीम का प्रकांड भी, नीम की डालियां भी आएंगी, नीम के पत्ते भी, नीम के फूल भी, नीम के फ्रूट भी, सब कुछ आ जाता है नीम के अंदर। मालूम चल रहा है? भले ही हमें मूल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब नीम की बात हो रही है तो उसमें मूलों को भी सम्मिलित किया जाता है। बिना मूलों के नीम का पेड़ जीवित नहीं रह सकता, बिना मूलों के नीम के पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरीके से प्राण शक्ति के बिना इस ऑर्गेनिज्म का, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन पेड़ ऊपर का प्रकांड नहीं है, पर्ण नहीं है, पुष्प नहीं है, फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूल है, तो उसको नीम कहा जा सकता है? नहीं ना। वो मूल किसे पोषण देंगे? वो पानी का, मिनरल्स का, खुराक का जो जो उनको शोषण करना है वो शोषण करके देंगे किसको? मूलों को अपना कार्य करने के लिए प्रकांड एवं पर्णों की आवश्यकता है। मालूम चल रहा है? इसीलिए हनीमैन क्या कहते हैं? द अफेक्शन ऑफ द मॉर्बिडली डिरेंज्ड स्पिरिट लाइक डायनेमिक वाइटल फोर्स, यानी कि वाइटल फोर्स डिरेंज्ड है, विकारग्रस्त प्राण शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति तो डिसीज्ड के अंदर भी है, लेकिन कैसी है? विकारग्रस्त है। और वाइटल फोर्स कैसा है? डायनेमिकली डिरेंज्ड है, that animate our body in the invincible interior and the totality of the outwardly cognizable symptom produced by it in the organism and representing the existing malady। क्या कहते हैं? जो विकारग्रस्त प्राण शक्ति है, जो प्राण शक्ति विकार युक्त हो गई है, वो डिसीज्ड कंडीशन में भी है, और वही विकार युक्त प्राण शक्ति, विकारग्रस्त प्राण शक्ति, वो डायनेमिक डिरेंज्ड वाइटल फोर्स, वो क्या करता है? अपने बॉडी को एनिमेट करता है, प्राण फूंकता है पूरे बॉडी के अंदर, और इस तरीके से प्राण फूंकता है कि कुछ न कुछ जगह साइन एंड सिम्टम आते हैं, और उन साइन एंड सिम्टम जो आउटवर्डली कॉग्निजिबल हैं, परसेप्टिबल हैं, रिकॉग्निजिबल हैं, मतलब उनको देखा जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, मालूम चलता है कि ये कुछ अलग है, ये विकार से पैदा हुए हैं, ये हैं, इनका मतलब प्राण शक्ति विकारग्रस्त हो गई है। प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस्टिंग मेलेडी, मतलब जो विकारग्रस्त प्राण शक्ति है उसके विकार आउटवर्डली रिफ्लेक्ट किसके बदौलत होते हैं? साइन एंड सिम्टम की बदौलत। कोई वाइटल फोर्स है, उसको सोरा लग गया और उसने कुछ सिम्टम बाहर फेंके, तो वो जो सिम्टम हैं वो किसके हुए? फेंके वाइटल फोर्स ने हैं, लेकिन सिम्टम किसके हैं? सोरा के, विकार के। पहले नहीं थे, वाइटल फोर्स जब स्ट्रांग था, न्यूट्रल था, तब नहीं थे। विकार रहित प्राण शक्ति कोई सिम्टम नहीं देती है, लेकिन हमें अब सिम्टम मिल रहे हैं जो अनकॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राण शक्ति को विकार लग चुका है। मालूम चल रहा है? सिम्टम फेंकेगा वाइटल फोर्स, लेकिन होंगे किसके? विकार के। वो विकार सोरा हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है,
डायनेमिकली जो वाइटल फोर्स को डिरेंज्ड कर रहा है। सो हमें साइन एंड सिम्टम के ऊपर से पता चलेगा कि कौन सा विकार लगा है और वाइटल फोर्स को विकार लग चुका है। रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस्टिंग मेलेडी, जो मेलेडी मतलब जो फिनोमिना है, जो विकार है, उसको साइन एंड सिम्टम की टोटालिटी बताती है कि क्या कौन सा विकार लगा है। कॉन्स्टिट्यूट अ वोल, वो क्या बोलते हैं, अंदरूनी जो सोरा डायनेमिकली डिरेंज कर रहा है उसी सोरा के हिसाब से बाहर विकार के साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं। मतलब जो अंदर है वही बाहर है, दोनों एक रूपता से काम करते हैं। अगर प्राण शक्ति विकार रहित हो गई है इसका मतलब साइन एंड सिम्टम चले जाने चाहिए। और किस तरीके से चले जाने चाहिए? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। अगर आपको इचिंग हाथ में शुरू हुई इसका मतलब क्या हुआ? प्राण शक्ति विकार ग्रस्त हुई, उसके अंदर कुछ ना कुछ विकार आया। हम एग्जाम्पल के तौर पे उस विकार का नाम है सोरा। अब आपने एक मेडिसिन उसको दिया, ठीक है, हाथ पे से इचिंग चली गई, अब मुंह पे शुरू हुई, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी प्राण शक्ति अभी भी विकार ग्रस्त ही है, आपका वाइटल फोर्स अभी भी डिरेंज्ड ही है, आपने वाइटल फोर्स को अभी तक स्टिम्युलेट नहीं किया है। आप सिर्फ बाहरी शरीर को मरम्मत दे रहे हैं, अपने ड्राइवर और मालिक तक कुछ नहीं पहुंचा। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है कि जो अंदर है, अंदर विकार है तो बाहर भी विकार दिखेगा, क्योंकि सूक्ष्म एनिमेट द स्थूल। जो सूक्ष्म है वो स्थूल को चलाता है। सो जब ओवम और स्पर्म एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? वो तो वन टाइप ऑफ एनर्जी ही होती है ना, थोड़ा सा ही मास होता है, वन सेल ओवम, वन सेल स्पर्म, और बहुत ज्यादा एनर्जी। फिर क्या होता है? उस स्पर्म और ओवम में से जाइगोट बनता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, मोरूला, और फिर पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है। वो कहां से बन रहा है? कौन है जो वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बना रहा है? वो जो सूक्ष्म है उसी को प्राण शक्ति कहा जाता है। वो पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, उसका बर्थ होगा, उसके बाद उसका विकास होगा, उसको सब कुछ ये कौन कर रहा है? वही प्राण शक्ति है। मगर प्राण शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसको एटलीस्ट एक ओवम और एक जाइगोट चाहिए। फिर उस जाइगोट में प्राण शक्ति है तो वो अपने आप पूरा विस्तार कर लेगा। लेकिन बिना जाइगोट के अकेली प्राण शक्ति कुछ नहीं कर सकती। प्राण शक्ति को काम करने के लिए ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है, उसको अपना अस्तित्व साबित करने के लिए ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है। बिना ऑर्गेनिज्म के वो काम नहीं कर सकती है, इसीलिए हमें स्थूल की भी आवश्यकता है। समझ आ रहा है? इस शरीर के बिना प्राण शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती है। प्राण शक्ति को काम करने के लिए शरीर की संपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन शरीर भी बिना प्राण शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। शरीर को भी प्राण शक्ति की आवश्यकता है। हम समझने के लिए इसको प्राण शक्ति को अलग से समझते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि शरीर को अलग समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इनका कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है, ये दोनों साथ में ही हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ, बट इट इज नॉट कन्वेंसिबल विदाउट द एनिमेशन इम्पार्टेड टू इट बाय द इंस्टिंक्टिवली परसीविंग एंड रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स, जस्ट एज द वाइटल फोर्स इज नॉट कन्वेंसिबल विदाउट द ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं कि जो वाइटल फोर्स है ये पूरे ह्यूमन और पूरे ऑर्गेनिज्म को एनिमेशन करता है, और साइन एंड सिम्टम हैं ये भी वाइटल फोर्स से ही मिलते हैं, लेकिन वाइटल फोर्स अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऑर्गेनिज्म के बिना वाइटल फोर्स कुछ नहीं कर सकता। वो डायनेमिक डिरेंज्ड हो गया है, विकारग्रस्त हो गया है, तो उसको साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। और वो ऑर्गेनिज्म का मतलब शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, एवं बुद्धि भी हो सकता है। शरीर, मन एवं बुद्धि किसी भी जगह पे अगर साइन एंड सिम्टम मिले, कुछ भी अनकॉमन मिला, तो वो विकारग्रस्त प्राण शक्ति का साइन एंड सिम्टम है। प्राण शक्ति कह रही है कि मुझे विकार लग गया है। सो हनीमैन हमें यहाँ क्या कहते हैं कि पेशेंट को एज ए होल देखना है।
इस जो प्राण शक्ति भी उससे अलग नहीं है। हमारे लिए पेशेंट, हमारे लिए नीम का मतलब क्या होता है? नीम का मतलब नीम की जड़ें, नीम का प्रकांड, नीम की डालियां, नीम के पत्ते, नीम का पुष्प, नीम के फ्रूट्स, सब कुछ। इसी तरीके से ह्यूमन या आदमी या पर्सन या जीव का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की प्राण शक्ति, इन सब को मिला के जो बनता है उसका नाम है व्यक्ति, अ पर्सन, द पर्सन। और उस पर्सन को एज अ होल देखना है। इसका मतलब हमें उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सब तरीके के जो भी साइन एंड सिम्टम हैं वो लेने हैं। मालूम चल रहा है हनीमैन क्या कह रहे हैं? सिर्फ फिजिकल पे स्टिक रहने को नहीं बोल रहे हैं कि वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ तो वो सिर्फ फिजिकल सिम्टम नहीं फेंकेगा। सिम्टम फिजिकल फॉर्म के स्वरूप में भी होंगे, मेंटल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, बौद्धिक भी हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल और डायनेमिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो फिजिशियन है, जो इंटेलिजेंट फिजिशियन है, उसका अपना लेवल है। वो जिस तरीके के सिम्टम परसीव कर सकता है, हमने पहले ही देखा कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम का वीडियो अवेलेबल है, आप फिर से देख सकते हैं कि व्हाट इज टोटालिटी। टोटालिटी इज अ परसेप्टिबल फिनोमिना, जो परसीव करना है। अब कोई फिजिशियन है जो प्राण शक्ति के विकारों को शारीरिक तौर पे के ऊपर परसीव करता है और टोटालिटी बना के मेडिसिन देता है, तो वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हनीमैन ने क्या कहा है? यू परसीव द डिसीज, और प्राण शक्ति अपने विकार बाहर सूक्ष्म है, वो अपने विकार स्थूल के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। साइन एंड सिम्टम आर द टीयर्स ऑफ वाइटल फोर्स, प्लीज हेल्प मी। वो वाइटल फोर्स कह रहा है कि मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए। उसकी जो फिजिशियन है उसका वो इतना इंटेलिजेंट अच्छा है कि वो फिजिकल फॉर्म में जो भी साइन एंड सिम्टम शरीर के ऊपर मिलते हैं वो ले सकता है और उसके ऊपर से वो टोटालिटी बना के दवाई देता है। तो इट इज होम्योपैथी और नॉट? होम्योपैथी ना। कोई फिजिशियन उससे थोड़ा ज्यादा होशियार है, मतलब उसकी स्किल मेंटल सिम्टम को, मेंटल चेंजेस को वो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकता है। वो फिजिकल सिम्टम भी लेता है, साथ में मेंटल सिम्टम भी लेता है और टोटालिटी बना के दवाई देता है। इज इट होम्योपैथी? कोई फिजिशियन है वो मेंटल के साथ इमोशनल सिम्टम भी अच्छे तरीके से ले सकता है, वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब सिम्टम लेता है। इज इट होम्योपैथी और नॉट? कोई फिजिशियन है जो इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और डायनेमिक स्पिरिचुअल सिम्टम भी लेता है। इज इट होम्योपैथी और नॉट? लेकिन उसको हर केस में इस तरीके के सिम्टम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। हनीमैन क्या कहते हैं? हमें पेशेंट एज अ होल देखना है। हमें अगर स्पिरिचुअल सिम्टम मिले तो भी लेना है, डायनेमिक सिम्टम मिले तो भी लेना है, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल सिम्टम मिले तो भी लेना है, हमें मेंटल सिम्टम मिले तो भी लेना है, हमें इमोशनल सिम्टम मिले तो भी लेना है, और हमें फिजिकल सिम्टम मिले तो भी लेना है। जिस केस में हमें जो मिले वो लेना है। शर्त इतनी है, वो सिम्टम कैसे होने चाहिए? अनकॉमन, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर। और हमने आपको समझाया कि शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण है। अब आपको शारीरिक तौर के ऊपर भी पिक्यूलियर सिम्टम मिले, मेंटल के ऊपर भी पिक्यूलियर सिम्टम मिले। अब क्या करना है? अब क्या करना है? टोटालिटी तो बनाया, लेकिन आपको मेडिसिन सिलेक्शन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसे देंगे? स्थूल को कि सूक्ष्म को? हनीमैन ने सीधा नहीं बताया है, हनीमैन ने सीधा नहीं बताया है कि सूक्ष्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन दोनों की कैटेगरी वही है, दोनों अनकॉमन है और दोनों में से एक का सिलेक्शन करना है कि जिसके ऊपर ज्यादा भार दिया जाए। तो सूक्ष्म सिम्टम का ज्यादा भार देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स्थूल सिम्टम को छोड़ देने चाहिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे हनीमैन हमें क्या कह रहे हैं कि डू होम्योपैथी, मेक अ टोटालिटी। साइन एंड सिम्टम लीजिए, वो साइन एंड सिम्टम फिजिकल प्लेन के ऊपर हो सकते हैं, इमोशनल प्लेन के ऊपर, मेंटल प्लेन के ऊपर, बौद्धिक प्लेन के ऊपर भी हो सकते हैं, और डायनेमिक प्लेन के ऊपर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन के ऊपर भी हो सकते हैं। जिस फिजिशियन की जितनी कैपेसिटी, जिस फिजिशियन का जितना नॉलेज, उसका परसेप्टिव पावर जितना स्ट्रांग, उतना उसमें से उसको जो भी पिक्चर मिले उन सब में से वो सिम्टम लीजिए, टोटालिटी बनाइए और उस टोटालिटी के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। इसका मतलब जो थेराप्यूटिक से लेके, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, सिमिलिमम से लेके, जब कुछ जो भी सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब होम्योपैथी कर रहे हैं। हनीमैन ऐसा समझा रहे हैं हमको। हमें पेशेंट एज ए होल देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर हमें खोद खोद के सब सिम्टम निकालने हैं। पेशेंट एज ए होल देखना है मतलब हमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। हनीमैन ये कह रहे हैं कि अगर हमें बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल सिम्टम मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं कर देना है, अगर हमें फिजिकल मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं कर देना है, अगर हमें इमोशनल मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं कर देना है, जो मिले वो लेना है। हनीमैन हमें कतई ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ लो। समझ आ रहा है? चीज वही है लेकिन इंटरप्रिटेशन में बहुत चेंज हो रहा है। हनीमैन ने कहा पेशेंट एज अ होल, मतलब हम हर पेशेंट के अंदर फिजिकल सिम्टम लेंगे, मेंटल लेंगे, इमोशनल लेंगे और सब सिम्टम लेने का प्रयत्न करेंगे और सब सिम्टम लेके टोटालिटी बनाएंगे जो खिचड़ा बन जाएगा। हनीमैन का मतलब है पेशेंट एज अ होल का मतलब कोई भी सिम्टम मिल रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए, लो वही जो मिलता है। क्लियर हो रहा है? कैपेसिटी अपनी इतनी बढ़ाओ कि कोई भी सिम्टम मिले आपसे छूटने ना पाए, लेकिन हर केस में हर सिम्टम निकालने का प्रयत्न ना कीजिए। हर केस को हर लेवल के ऊपर नहीं लिया जा सकता है। हनीमैन का कहने का मतलब है पेशेंट एज अ होल का मतलब कि कहीं से भी सिम्टम निकले, व्हाट इज एबनॉर्मल, व्हाट इज अनकॉमन एट द डायनेमिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, प्राण लेवल, बौद्धिक लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल, कुछ भी अगर अनकॉमन है तो वो हमें पकड़ना है, लेकिन हर केस में हर लेवल के ऊपर अनकॉमन ढूंढने नहीं जाना है। मालूम चल रहा है हमारी भूल कहां पे हो रही है? हम हनीमैन को शायद हमारी दृष्टि से देखा जाए तो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमारी दृष्टि से हनीमैन हमें ये समझा रहे हैं कि किसी भी लेवल के ऊपर कुछ भी अनकॉमन है, कुछ भी मेलिफिक चेंज है, साइन एंड सिम्टम है तो वो पकड़ो, टोटालिटी के अंदर डालो, टोटल पूरा अनकॉमन सिम्टम, जिस भी लेवल के जितने भी अनकॉमन सिम्टम मिले उसका टोटालिटी पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनाओ और उसके तहत प्रिस्क्रिप्शन करो। लेकिन हनीमैन ये नहीं कर रहे हैं कि हर केस के अंदर पहले फिजिकल के ऊपर खोदो, मेंटल के ऊपर खोदो, इमोशनल के ऊपर खोदो, इंटेलेक्चुअल के ऊपर खोदो और डायनेमिक के ऊपर खोदो। हर केस को हर जगह से इवेल्युएट कर डालो और फिर उसका खिचड़ा बना के प्रिस्क्रिप्शन करो। नहीं, हनीमैन का मतलब यह है कि कहीं से छूटना नहीं चाहिए। हनीमैन छीनने में नहीं मानते। हनीमैन कहते हैं जो भी मिल रहा, फिजिशियन शुड बी लाइक फकीर, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, किसी दिन हाथी, किसी दिन घोड़ा, किसी दिन पैदल चलना जी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, किसी दिन मेंटल, किसी दिन इमोशनल, किसी दिन फिजिकल पे चलना जी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। हनीमैन क्या कहते हैं? पहला ही एपोरिज्म का व्याख्यान देखिए मिशन ऑफ फिजिशियन के अंदर। हनीमैन कहते हैं कि अगर आपको हाथी मिले तो हाथी के ऊपर बैठो, घोड़ा मिले तो घोड़े के ऊपर बैठो, कुछ नहीं मिले तो पैदल चलो, लेकिन हर बार टोटालिटी बना के सिमिलिमम दो। हनीमैन नहीं कह रहे हैं कि हर बार हाथी निकालो, हाथी के ऊपर बैठो और जाओ, ये फकीरी नहीं हो सकती। हर बार घोड़ा निकालो, घोड़े पे बैठो और जाओ, ये फकीरी नहीं हो सकती। हर बार सिर्फ और सिर्फ पैदल चलो, ये भी फकीरी नहीं हो सकती। हनीमैन क्या कहते हैं? अपना माइंड स्टेबल रखो, जो भी मिले, अगर मुझे हाथी भी मिला तो मेरे परमात्मा की कृपा है, मुझे घोड़ा भी मिला तो परमात्मा की कृपा है, मुझे कुछ नहीं मिला तो भी परमात्मा की कृपा है, इवन मेरे पैर भी कट गए तो भी परमात्मा की कृपा है। एक फकीर का बहुत अच्छा स्टोरी है कि मुझे हाथी मिला तो मैं हाथी से परमात्मा के दर्शन करूंगा, घोड़ा मिला तो घोड़े से, कुछ नहीं मिला तो पैदल जाऊंगा, अगर मेरे पैर भी कट गए तो मैं रेंगता हुआ परमात्मा के पास जाऊंगा।
तो हनीमैन भी वही कहते हैं कि किसी दिन हमें मेंटल मिले तो मेंटल ले लीजिए, किसी दिन फिजिकल मिले तो फिजिकल ले लीजिए, किसी दिन स्पिरिचुअल मिले तो स्पिरिचुअल ले लीजिए, किसी दिन इमोशनल मिले तो इमोशनल ले लीजिए, लेकिन ऐसी हठ मत करिए कि ये सब मिलने चाहिए। पहले मैं हाथी के ऊपर बैठूंगा, फिर घोड़े के ऊपर बैठूंगा, फिर पैदल चलूंगा। ऐसा हनीमैन ने नहीं कहा है। हनीमैन क्या कह रहे हैं कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हाथी मिले तो हाथी के ऊपर, फिजिकल मिले तो फिजिकल के ऊपर, मेंटल मिले तो मेंटल के ऊपर, इमोशनल मिले तो इमोशनल के ऊपर, इंटेलेक्चुअल मिले तो इंटेलेक्चुअल के ऊपर, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो मिले उसमें खुश रहो, परमात्मा की कृपा समझो, टोटलिटी बनाओ, दवाई दो, सिमिलीमम दो। हमने हनीमैन को इस तरीके से समझा है और हर एपोरिज्म एक दूसरे से लिंक है। हनीमैन एपोरिज्म में 1 के अंदर क्या कह रहे हैं उसको बेस बना के एपोरिज्म 15 समझा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। क्लियर? इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? ये सूक्ष्म और स्थूल के बीच का रिलेशन है। प्राण शक्ति विकारग्रस्त है तो वो अपने विकारों को स्थूल के ऊपर फेंकेगी। वो स्थूल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ भी हो सकता है और जहां से जो भी मिले वो लेना है। लेकिन अकेला शरीर प्राण शक्ति के बिना जीवित नहीं रख सकता और प्राण शक्ति अकेली शरीर के बिना कुछ काम नहीं कर सकती। इसीलिए ये दोनों सेपरेट नहीं है, लेकिन हमने समझने के लिए इनको सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हनीमैन कह रहे हैं कि किसी को गलत मत कहो। सब अपने अपने परसेप्शन के अनुसार, अपने अपने परसेप्टिवल फिनोमिना के अनुसार सीखते रहते हैं और जो भी उनको साइन एंड सिम्टम मिले, जो भी विकारों के सिम्टम मिले, उसकी टोटालिटी बनाते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो वो होम्योपैथी ही करते हैं। कतई इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग फिजिकल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो कम पढ़े लिखे या कम होम्योपैथ हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, और जो लोग मेंटल से कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सब अपने अपने तरीके से सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हठ नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ फिजिकल लूंगा, मैं सिर्फ मेंटल लूंगा, मैं सिर्फ इमोशनल लूंगा, मैं सिर्फ सेंसेशन लूंगा, मैं सिर्फ मेंटल लूंगा, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल लूंगा, मैं सिर्फ डेल्यूजन लूंगा। ऐसा सिर्फ शब्द नहीं आना चाहिए। हनीमैन कहते हैं जिस केस में जहां पे भी जो भी अनकॉमन, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर मिले वो लो, क्योंकि वो सब विकारग्रस्त प्राण शक्ति के सिम्टम हैं। उनकी टोटालिटी बनाओ और उस टोटालिटी के बेस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करो। जस्ट एज द वाइटल फोर्स इज नॉट कन्विंसिबल विदाउट द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिट लाइक डायनेमिक फोर्स है। वाइटल फोर्स क्या है उसके लिए एपोरिज्म नंबर 9 जीवन शक्ति का व्याख्यान उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। कंसेक्वेंटली द टू टुगेदर कंस्टिट्यूट अ यूनिटी, वो दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है? राज्य के बिना राजा का कोई अस्तित्व है? मैं राजा हूं लेकिन मेरे नीचे कोई प्रजा नहीं है, मेरा कोई राज्य नहीं है, तो उस राजा को राज्य करने के लिए अपने प्रजा और राज्य की आवश्यकता है। तो वाइटल फोर्स इस शरीर रूपी राज्य का राजा है। सो उसे राज्य करने के लिए ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है, और बिना राजा के राज्य चल सकता है? अस्त व्यस्त हो जाएगा ना, नहीं चल सकता है। सो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा की आवश्यकता है। राजा एवं प्रजा और उसका जो राज्य है वो दोनों मिलके राज्य चलाते हैं। तो हम जब राज्य बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि लंका, तो लंका के अंदर क्या आ जाता है? लंका की पूरी संपत्ति, लंका का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो, लंका के अंदर रहने वाले सारे जीव, लंका की बस्ती और लंका के राजा रावण दशानन। लंका का मतलब ये सब होता है। अब रावण के बिना लंका का, राजा के बिना लंका का कोई अस्तित्व है? नहीं है ना, वो उज्जड़ वीरान हो जाएगी, दूसरे आक्रमण कर देंगे और लंका को खत्म कर देंगे। और लंका नहीं है, राज्य ही नहीं है, तो उसके बिना रावण क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सो although in through our mind separate this unity into two distinct conception, हम लंकाधिपति रावण और लंका राज्य को अलग अलग करके समझते हैं, लेकिन हम जब लंका बोलते हैं तो उसका मतलब उसके अंदर रावण एवं प्रजा सब कुछ आ जाता है और वो सब साथ मिलके ही काम करते हैं। डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्शन फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटिंग द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इट, हम उसको समझने के लिए उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं।
हम एक वृक्ष है, उसके मूल, प्रकांड, पर्ण, मूल का काम क्या है? जमीन के अंदर से सब कुछ पानी वगैरह शोषण। पर्ण का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, फोटोसिंथेसिस, और खुराक बनाना। लेकिन उन दोनों को समझने के लिए हमने उसको मूल एवं पर्ण में विभाजित किया है। वो काम एक दूसरे के साथ मिलकर ही करते हैं। मालूम चल रहा है? अकेला पर्ण फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, और अकेला मूल होता है वो शोषण नहीं कर सकता है। उन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। उसी तरीके से अकेला वाइटल फोर्स कुछ नहीं कर सकता है, अकेला ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं कर सकता है। वो दोनों साथ मिलके ही काम करते हैं, लेकिन उन दोनों का काम समझने के लिए हमने उनको विभाजित किया हुआ है। सो हनीमैन एपोरिज्म 15 के अंदर ये बात हमें बता रहे हैं। क्लियर? समझ आ गया? और अगर रोग हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। राज्य के अंदर कुछ टेररिस्ट आ गए हैं, कुछ उग्रवादी आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा नहीं है। इसका मतलब ये है कि राजा थोड़ा वीक है, विकारग्रस्त है, लेकिन राजा तो है। उसको जैसे ही मदद मिलेगी वो विकारों को छोड़ देगा, ओवरकम होके सुचारू रूप से शासन करेगा। क्लियर? अब कुछ शब्द अगर रह गए हो तो हम समझ। मॉर्बिड, शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लेजेंट थिंग, डिसीज और हेल्थ। अप्रिय वस्तु जैसे रोग और मृत्यु के ओर ले जाने वाला, वो मॉर्बिड है। क्या है जो रोग और मृत्यु की ओर ले जाने वाला? क्या है जो प्राण शक्ति को क्षय करता है? जो जो चीजें प्राण शक्ति को क्षय करती हैं वो हमें रोग एवं मृत्यु की ओर ले जाती हैं, और भोग हैं जो प्राण शक्ति को क्षय करते हैं, जो हमें रोग और मृत्यु की ओर ले जाते हैं। डायनेमिक, शक्ति, वाइटल फोर्स, एपोरिज्म नंबर 9 का व्याख्यान देखिए। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी सीन, वाइटल फोर्स दिखा नहीं जा सकता है। टोटालिटी, द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग होल, कंप्लीट और टोटल, द होल नंबर ऑफ अमाउंट, पूर्णता या समस्त होने की स्थिति, समग्रता। एपोरिज्म नंबर 8 का व्याख्यान है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। हनीमैन टोटालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सो एपोरिज्म 8 को फिर से सुनिए। ऑर्गेनन के सारे एपोरिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक आपको हनीमैन को समझने के लिए हनीमैन किस तरीके से सोचते हैं उस सोच को समझना है, और उस सोच को समझने के बाद एक एक एपोरिज्म का इंटरप्रिटेशन करना है। हम अभी वही काम कर रहे हैं कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं। कॉग्निजिबल, परसेप्टिबल, क्लियरली आइडेंटिफाइड। हनीमैन क्या कहते हैं? कॉग्निजिबल साइन एंड सिम्टम, परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम। हमें क्या करना है? परसेप्ट करना है, और पर्सन टू पर्सन परसेप्शन कैन बी चेंज्ड। मालूम चल रहा है? लेकिन हमें जो भी अनकॉमन लगे वो साइन एंड सिम्टम हमें परसीव करने हैं। एपोरिज्म नंबर 8 देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। सिम्टम बात हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म बहुत बार समझा चुके हैं, अवयव। मेलेडी और सीरियस प्रॉब्लम, जो परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम हैं वो पूरी मेलेडी को दर्शाते हैं। मालूम चल रहा है? जो परसेप्टिबल मतलब मेरे को स्टूल में बर्निंग हो रही है, जनरली बर्निंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब अनकॉमन है। मेरे को 10 बार स्टूल जाना पड़ता है, होना चाहिए अनकॉमन है। ठीक है? मेरे को बहुत ठंड लग रही है, लगनी चाहिए लग रही है, अनकॉमन है। ठीक है? मेरे को है ना लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत देर जिंदा नहीं रह जाऊंगा। डायरिया में डेथ का फियर हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए, अनकॉमन है। अब ये क्या हुआ? वाइटल फोर्स के साइन एंड सिम्टम है ना, फियर ऑफ डेथ, कोल्डनेस, बर्निंग एंड डायरिया। अब इन चारों को साथ में दिखाया गया तो ये चारों क्या दिखाते हैं? देयर इज समथिंग डायनेमिकली डिरेंज्ड इन द वाइटल फोर्स, और ये चारों को बोलते हैं टोटालिटी ऑफ सिम्टम। और टोटालिटी ऑफ सिम्टम क्या कंस्टिट्यूट करती है? मेलेडी। समथिंग इज सीरियस इन इंटीरियर, सूक्ष्म में कुछ सीरियस चल रहा है, उसका जो स्थूल के ऊपर आता है उसको साइन एंड सिम्टम कहा जाता है, और हम उसके ऊपर से मेडिसिन देंगे। कौन सी देंगे? फियर ऑफ डेथ, बर्निंग, डायरिया, चिली, आर्सेनिकल। हो गया ना? हमें ये 4 सिम्टम परसीव हुए कि ये एबनॉर्मल है, हमने ये 4 परसीव किए। अब दूसरे फिजिशियन है, उनको वो व्यक्ति बहुत रेस्टलेस दिखाई दिए,
ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांग रहे हैं, पानी पी रहे हैं और वॉमिट हो जा रही है, जैसे ही पानी पीते हैं थोड़ी देर बाद वॉमिट हो जाती है, कौन सा मेडिसिन आएगा? आर्सेनिक। थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एट शॉर्ट इंटरवल, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग एज सुन एज ड्रिंक्स, चिली पैशन। क्लियर हो रहा है? जिसको जो परसीव होए वो उसका टोटालिटी बनाए और अपने मुताबिक सिमिलिमम दे, वो मेलेडी, उस मेलेडी टोटालिटी को ही मेलेडी कहा जाता है कि कुछ गंभीर है, वाइटल फोर्स डायनेमिकली डिरेंज्ड है, वो वाइटल फोर्स को स्टिम्युलेट करेगा, वाइटल फोर्स को विकार रहित करेगा, वाइटल फोर्स पूर्ण सत्ता में आ जाएगा, रोग अपने आप चला जाएगा। क्लियर? मालूम चल रहा है? कहीं भी हनीमैन ने नहीं कहा है कि जो मेंटल लेते हैं वो अच्छे फिजिशियन हैं या वही होम्योपैथी कर रहे हैं। हनीमैन कह रहे हैं जहां पे जो मिले वो लो, सिर्फ शब्द मत लगाओ। जितना ही मेंटल इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिकल इंपॉर्टेंट है, उतना ही इमोशनल इंपॉर्टेंट है, उतना ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब सिम्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट एज अ होल इंपॉर्टेंट है। विदाउट मूल, मूल के बगैर आप वृक्ष की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। पर्ण के बगैर, डालियों के बगैर नहीं ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा और कम भी नहीं होता है। वो कब लेना है? जब सेम इंपॉर्टेंट दो सिम्टम हैं, बहुत पिक्यूलियर हैं और उनमें हमें हाइरार्की दर्शानी है, तब हमें सूक्ष्म को ज्यादा देना है। लेकिन वो बहुत दिनों बाद की बात है, उसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि स्थूल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्थूल के बिना सूक्ष्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपने कोई ऐसा माइंड देखा कि जिसका शरीर ना हो? देखा कोई ऐसा माइंड? नहीं देखा है ना। मतलब माइंड को भी शरीर की आवश्यकता है, सो शारीरिक सिम्टमों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हनीमैन कहते हैं पेशेंट एज अ होल देखो, जहां पे जो मिले वो लो, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए। शारीरिक सिम्टम भी नहीं छूटने चाहिए, मानसिक भी नहीं छूटने चाहिए, इमोशनल भी नहीं, इंटेलेक्चुअल भी नहीं और डायनेमिक भी नहीं। अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर मानसिक सिम्टम मिल रहे हैं तो छूटने नहीं चाहिए। हनीमैन ये नहीं कह रहे हैं कि हर केस के अंदर मानसिक सिम्टम निकालो, ये हम हनीमैन को जब तक समझ रहे हैं तब तक की बात है। हनीमैन कह रहे हैं कि डेल्यूजन मिल रहे हैं तो छूटने नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में डेल्यूजन मिलने चाहिए। हनीमैन ये कह रहे हैं सेंसेशन मिल रहे हैं तो छूटने नहीं चाहिए, लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर केस में सेंसेशन मिलना चाहिए। जिस केस में जो मिले वो लो। हनीमैन ये नहीं कह रहे हैं कि हर केस में थर्मल मिलना चाहिए। हनीमैन ये कह रहे हैं थर्मल मिले तो छूटना नहीं चाहिए। हनीमैन ये नहीं कह रहे हैं कि स्लीप पोजीशन हर केस में मिलनी चाहिए। हनीमैन ये कह रहे हैं कि स्लीप पोजीशन मिले तो छूटनी नहीं चाहिए। हनीमैन ये नहीं कह रहे हैं कि डिस्चार्ज का कैरेक्टर हर केस में मिलना चाहिए। हनीमैन ये कर रहे हैं कि अगर डिस्चार्ज का कैरेक्टर मिलता है तो छूटना नहीं चाहिए। मालूम चल रहा है? बात वही है पेशेंट एज अ होल की, लेकिन हम शायद उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हनीमैन कह रहे हैं जहां पे जो मिले वो लो। अगर आप गुजरात में रह रहे हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल छाछ मिलेगा तो खा लो। अगर आप पंजाब जाते हैं तो पंजाबी मिलेगा ना, लस्सी का इतना बड़ा गिलास होगा, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, ठीक है, तो वहां पे वो खा लो। अगर आप राजस्थान जाते हैं तो दाल बाटी मिलेगा, दाल बाटी घी, तो वो खा लो। मालूम चल रहा है? अगर आप बंगाल की ओर जाते हैं तो चावल मिलेगा, वो खा लो। अगर आप दक्षिण की ओर जाते हैं तो इडली सांबार, वड़ा सांबार, वो मिलेगा, वो खा लो। मालूम चल रहा है हनीमैन की बात क्या कह रहे हैं? हनीमैन कह रहे हैं आपसे खुराक छूटनी नहीं चाहिए, जो भी मिले वो खाओ। शरीर को पोषण मिलना चाहिए। पोषण के अंदर क्या मिलना चाहिए? आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए और फैट मिलना चाहिए। गुजरात के अंदर आप शाक रोटी दाल भात खाएंगे, दाल चावल, भात मतलब चावल, तो उसके अंदर प्रोटीन भी आ गया, वेजिटेबल्स भी आ गए, फैट भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, मिनरल भी आ गया। ठीक है, आप दाल बाटी खाएंगे तो प्रोटीन भी आया, कार्बोहाइड्रेट भी आया, घी के स्वरूप में फैट भी डाल देंगे आप साथ में,
तो वहां पे भी आपको मिल गया ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है। आप सरसों दा साग मक्के दी रोटी खाते हैं, साथ में लस्सी पीते हैं, तो वहां भी आपको सब कुछ मिल गया ना, मालूम चल रहा है। आप जाते हैं और इडली सांभर खाते हैं, तो इडली में क्या है, 3 भाग चावल 1 भाग दाल का आटा करते हैं, उसको फिर उसका आथा डाला जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद इडली बनती है। सांभर के अंदर क्या है, अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, उसका तड़का लगाया जाता है। तो आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। आप रसम और चावल खाते हैं तो उसमें क्या है, वही है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन, प्रोटीन। आपका ध्यान कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, प्रोटीन, विटामिन इनकी ओर होना चाहिए, ना कि इडली सांभर, दाल चावल, रोटी सब्जी इन सब के ऊपर। आप हमारे कच्छ में आएंगे तो आपके बाजरे का रोटला और चटनी मिलेगी, साथ में गोड़ खाते हैं, क्या बोलते हैं गोड़ को, चैगरी, क्या बोलते हैं, चैगरी बोलते हैं ना। जिस परिस्थिति के अनुसार जो भी जहां भी अवेलेबल हो, अपना काम क्या है, शरीर को पोषण देने का, तो वो खा लेना चाहिए। तो हनीमैन वही बताते हैं हमें, अपना काम है सिमिलिमम देने का, और सिमिलिमम के लिए हमें क्या चाहिए, टोटालिटी, माने पोषण चाहिए। पोषण के लिए हमें अगर दाल चावल मिले तो खा लो, रोटी सब्जी मिले तो खा लो, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग मिले, दाल बाटी मिले, दाल वड़ा मिले, या तो क्या बोलते हैं रसम और राइस मिले, या तो मछली और भात मिले, जो भी मिले, जिस परिस्थिति के अनुसार जो भी मिले वो खा लेना चाहिए। हमें पोषण छूटना नहीं चाहिए, खाना छूटना नहीं चाहिए। उसी तरीके से हनीमैन क्या कहते हैं कि पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर, अनकॉमन सिम्टम छूटना नहीं चाहिए। हमें पेशेंट एज ए होल देखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम अब बंगाल में जाके कहो नहीं मुझे तो छाछ चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, या राजस्थान में जाके कहो नहीं नहीं मुझे तो अब इडली सांभर खाना है। मालूम चल रहा है, हमें इडली सांभर दाल चावल या रोटी सब्जी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है खाना खाने से। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेंटल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, कुछ सिर्फ डेल्यूजन के ऊपर, कुछ सिर्फ सेंसेशन के ऊपर, कुछ सिर्फ फिजिकल के ऊपर, कुछ सिर्फ थर्मल के ऊपर, कुछ सिर्फ थर्स्ट के ऊपर। हम नहीं कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। जिस तरीके से गुजरात वाले रोटी सब्जी में खुश हैं, बंगाल वाले चावल मच्छी में खुश हैं, राजस्थान के अंदर दाल बाटी में खुश हैं, उसी तरीके से सबका अपना अपना स्कोप है, लेकिन सब पोषण लेते हैं। सो आप जिस तरीके से आपका केस जैसा है उस तरीके से आपको साइन एंड सिम्टम लेने हैं। इसका मतलब है पोषण छूटना नहीं चाहिए, खुराक छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ होना चाहिए। मालूम चल रहा है, क्लियर हो रहा है। हनीमैन कतई नहीं करें कि हर केस के अंदर मेंटल लेके आओ, हर केस के अंदर डेल्यूजन लेके आओ, नहीं। हर बार आपको छाछ नहीं मिलती है। आप गुजरात में हैं तो मुस्कुराइए, आपको छाछ मिलेगी, लेकिन बाहर गए तो, अगर आप पंजाब में गए तो वहां पे आपको लस्सी मिलेगी। मालूम चल रहा है। आप अगर यूपी साइड गए तो मट्ठा मिलेगा, उसका स्वरूप बदलता जाता है, और जिस जगह जो मिलता है वो लेना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हर जगह आप ऐसे ही नहीं कह सकते नहीं मेरे को छाछ ही चाहिए, नहीं हो सकता है। जड़ता नहीं आनी चाहिए। होम्योपैथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो भारत भ्रमण करेगा, जहां पे जो खाने को मिलेगा वो खाएगा। अपना काम क्या है, शरीर को पोषण मिलना चाहिए। मालूम चल रहा है। उसी तरीके से हमें साइन एंड सिम्टम मिलने चाहिए, हाँ, छूटने नहीं चाहिए। अगर मेंटल से मिलते हैं तो लो, फिजिकल से मिलते हैं तो लो, इमोशनल से मिलते हैं तो लो, लेकिन नहीं मिलते हैं तो ऐसा हठाग्रह नहीं होना चाहिए कि हर केस में मिलने चाहिए। जिस जगह पे जहां पे जो मिले वो उसकी थाली बना के खा लो, साधु रहो, फकीरी हाल में रहो। ये हनीमैन का कहना है। ये पेशेंट एज अ होल, पेशेंट एज अ पूर्ण समग्र का मतलब ये होता है कि पूरी थाली का मतलब क्या होता है कि सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे कई बार हुआ है कि हमारे पास, पुराने जमाने की बात है, सब्जियां नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, कढ़ी बना लेते थे, चटनी बना लेते थे गुड़ के साथ। हमारे लिए वो भी पूर्ण थाली ही है। लेकिन सब्जी है तो ऐसा भी आग्रह नहीं होना चाहिए नहीं मैं तो सिर्फ जैगरी के साथ ही खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊं, है तो खा लो। मेंटल मिलते हैं तो ले लो, फिजिकल मिलते हैं तो ले लो, नहीं मिलते हैं तो हठाग्रह नहीं होना चाहिए ये तो मिलने ही चाहिए। नहीं, जो भी पिक्यूलियर, क्वेर, अनकॉमन, रेयर है उसका टोटालिटी बनाओ।
रोटी मिले तो रोटी लो, बाटी मिले तो बाटी लो, रोटला मिले तो रोटला लो, मालूम चला, राइस मिले तो राइस लो, जो मिले वो ले लो। हठाग्रह नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है अब? और कतई ऐसा नहीं है कि जो दाल बाटी वाले हैं वो ज्यादा पौष्टिक खुराक खा रहे हैं और रोटी सब्जी वाले कम। सबका खुराक अपनी अपनी जगह पौष्टिक ही है। उसी तरीके से कोई थेरापुटिक, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई उससे अलग प्रैक्टिस करता है, उसका मतलब कोई उच्च है, कोई नीच है, कोई अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। सब अपनी अपनी जगह अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? पेशेंट एज अ होल का मतलब ख्याल आ गया? Material or substance that can be used for doing something, माल सामान, इंस्ट्रूमेंट और टूल that used doing particular job or task, कार्य करने के लिए जिसका उपयोग किया जाए वो टूल है। ये शरीर प्राण शक्ति का एक टूल है जिससे वो कार्य करती है। लाइफ, द क्वालिटी दैट पीपल, एनिमल्स, प्लांट हैव द नीड, कंसीवेबल, पॉसिबल टू इमेजिन और बिलीव, कल्पनीय, विश्वास योग्य। एनिमेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, जो वाइटल फोर्स है वो क्या करता है? अपने को एनर्जी युक्त बना रखता है। इम्पार्टेड, टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज इट्स टू द पीपल, अन्य व्यक्तियों को जानकारी पहुंचाना, ज्ञान का आदान प्रदान करना। और टू गिव सर्टेन क्वालिटी टू समथिंग, किसी बात में विशेष प्रभाव जोड़ देना। सो इम्पार्टेड का मतलब क्या होता है? जो विशेष है। क्लियर? जो विशेष प्रभाव जोड़ता है वो इम्पार्टेड। इंस्टिंक्टिवली, नैसर्गिक रूप से। परसीविंग, टू नोटिस और रियलाइज समथिंग, इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य, देखना, जानना, सुनना, सूंघना, टच करना और मन से परसीव करना। रेगुलेटिंग, टू कंट्रोल समथिंग बाय यूजिंग लॉस एंड रूल, किसी को नियंत्रित करना। तो वाइटल फोर्स क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को नियंत्रित करता है। कंस्टिट्यूट, टू बी वन ऑफ द पार्ट दैट फॉर्म समथिंग, किसी का घटक या अंश होना। रावण, दशानंद रावण, वो लंका का एक घटक है, उस घटक का नाम राजा। उनके नाना माल्यवान उनके मुख्य सलाहकार थे, वो लंका का एक घटक है, सलाहकार हैं। उनके भाई कुंभकर्ण, वो भी लंका का एक घटक है। वो सब मिलके क्या बनाते हैं? लंका बनाते हैं। मालूम चल रहा है? यूनिटी, द सिचुएशन इन विच पीपल आर इन एग्रीमेंट एंड वर्किंग टुगेदर, एकता, सभी एक साथ मिलके काम करते हैं। सो वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके काम करते हैं, वो अलग अलग काम नहीं करते हैं। वो घटक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वो साथ में हो तो अच्छे से काम करेंगे। क्लियर? एपोरिज्म 15 क्लियर हो गया? हनीमैन हमें क्या समझाना चाहते हैं? माइंड, द पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट थिंक, रिमेंबर, योर थॉट, फीलिंग एंड इंटेलेक्ट, विचार, मनोभाव। कंसेप्शन, समझ, बोध, फैसिलिटिंग, टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, किसी बात को आसान बनाने के लिए। सो हम अपनी समझ को आसान बनाने के लिए वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग समझते हैं। वो अलग अलग है नहीं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने के योग्य। क्लियर? जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो आप क्या हैं? विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। आपका काम क्या है? पढ़ना है, विद्या का अध्ययन करना है। जब तक आप विद्या अध्ययन को पसंद नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मित्रों, अध्ययन को पसंद कीजिए, व्याख्यान को बार बार देखिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और फिर इसमें से जो भी आपको सत्य लगे उसका स्वीकार कीजिए। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अगर आपने व्याख्यान पूरा देखा है तो कमेंट जरूर कीजिए।